हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत की क्लास चल रही थी। ये हमारी तीसरी क्लास है। हम लोग पुर्तगाली, डच, अंग्रेज को पढ़ चुके हैं। आज डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। स्वीडिश में कुछ है नहीं। और उसके बाद कर्नाटक युद्ध को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अंग्रेज आए थे 1599 में उनकी कंपनी बनी थी। 1600 में भारत आए थे। उसके बाद डेनिश आते हैं 1616 में। ये डेनमार्क के लोग थे। कौन थे? डेनमार्क के। आप याद रखेंगे 1616 में आते थे। ये डेनमार्क के लोग। इनकी कंट्री का नाम डेनमार्क है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नाम मात्र का बनता है कि प्रथम कोठी, प्रथम व्यापारिक कोठी। इनकी कंपनी 1616 में बनती है। जब ये आते हैं तभी। प्रथम कोठी त्रावणकोट में बनती है 1620 में। त्रावणकोट कहाँ पे है? केरल में है। प्रथम कोठी 1620 में त्रावणकोट में बनती है। दूसरी कोठी सेरामपुर, ये पश्चिम बंगाल। आप इस समय उस समय बंगाल था, इस समय पश्चिम बंगाल। तो पहली कोठी त्रावणकोट 1620 में, दूसरी कोठी सेरामपुर 1676 में बनती है। सेरामपुर बंगाल में है, उस समय बंगाल था। और 1645 में ये डेनमार्क के लोग, जो डेनिश लोग, ये अंग्रेजों को अपनी सभी व्यापारिक कोठियां बेच देते हैं और यहाँ से फाइनली चले जाते हैं। यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है कि इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं फ्रांसीसी। अगले नंबर पे आते हैं फ्रांसीसी। ये 1664 में आते हैं। इसी समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1664 में। तो कब बनती है? 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यहाँ से एक बार कई बार क्वेश्चन बना है कि ये जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, किसके शासन काल में बनी थी? उस समय फ्रांस के राजा थे लुई 14वां। कौन था? लुई 14वां। इसी के समय जो है क्या बनती है? कंपनी की स्थापना होती है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रथम फैक्ट्री की बात करते हैं तो 1664 में सूरत में लगाते हैं। 1664 में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। लुई 14वां, जिस समय इस कंपनी की स्थापना हो, इस समय कहा वहां का राजा कौन था? लुई 14वां था। स्थापना देख लिया 1664। प्रथम फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये 1668 में बनती है, सूरत में। कहा बनती है? सूरत में बनती है। गुजरात में पड़ता है सूरत, आप पढ़े होंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दूसरी फैक्ट्री पूछ लेता है कभी कभी, तो मसूलीपट्टनम में बनती है। फैक्ट्री की स्थापना 1668 में सूरत में होती है। दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1669 मसूलीपट्टनम में होती है। 1673 में पांडिचेरी की स्थापना होती है। फ्रांसीसियों के द्वारा पांडिचेरी की स्थापना होती है। कब? 1673 में। तो कहा जाता है कि इसका जो फ्रांसिस मार्टिन, इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? पांडिचेरी की स्थापना का श्रेय तो फ्रांसिस मार्टिन को। फ्रांसिस मार्टिन को पांडिचेरी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कि यानी कि पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई थी। कहा जाता है कि एक शाइस्ता खां नाम के व्यक्ति से इसने एक जमीन ली थी, वहीं पर जो है पांडिचेरी की स्थापना कर दी। तो पांडिचेरी की स्थापना 1673 में फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। इसके बाद 1701 में इसी पांडिचेरी को ये फ्रांसीसी अपना मुख्यालय बना लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? स्थापना होगी पांडिचेरी की। 1693 में डच लोग थे। ये लोग डचों ने फ्रांसीसी से पांडिचेरी को छीन लेते हैं। एक युद्ध होता है छोटा सा, उसमें इनको जो है छीन लिया जाता है डचों के द्वारा फ्रांसीसी से पांडिचेरी को। 4 साल तक छीने रहते हैं। इसके बाद 1697 में एक रिजविक की संधि होती है। याद रखिएगा नाम। रिजविक की संधि कब हुई थी पूछा जाता है, तो 1697 में। इस संधि के तहत पांडिचेरी को पुनः जो है फ्रांसीसियों को दे दिया जाता है डचों के द्वारा। तो स्थापना 1673 में पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। 1693 में डच छीन लेते हैं पांडिचेरी को। 1697 में रिजविक की संधि होती है, पुनः फ्रांसीसियों को पांडिचेरी मिल जाता है। 1701 आते आते पांडिचेरी काफी विकसित हो जाता है और इसको अपना मुख्यालय बना लेते हैं फ्रांसीसी। और 1735 में एक ड्यूमा गवर्नर आता है, फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा आता है। कहा जाता है कि इसी के समय जो फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ है, यानी कि फ्रांसीसी व्यापार का अभी तक जितने भी गवर्नर थे उनके समय में नहीं हुआ था। तो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक विकास किसके समय में हुआ है?
तो फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूमा के समय हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं फ्रांसीसी के बाद आए थे कौन, स्वीडिश। तो स्वीडिश 1700 कितने में आए थे, 31 में आए थे, 1731 में आए थे। ये ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए हैं, तो बस आप याद रखिएगा स्वीडिश 1731 में आए थे। अब बात करते हैं कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध 3 हुए हैं, सभी को पता है। कर्नाटक युद्ध, जब ये कंपनियां आती हैं तो लास्ट में फ्रांसीसी कंपनियां और अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश कंपनियां बसती हैं। ये लोग आए थे कैसे, अपने व्यापार करने के लिए, व्यापारिक उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे ये भारत में रहकर राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो राजनीति में हस्तक्षेप करने के कारण कुछ राजा अंग्रेज की तरफ हो जाते हैं, कुछ फ्रांसीसी की तरफ हो जाते हैं, और इन दोनों कंपनियों के बीच यहाँ पर मनमुटाव, आपसी युद्ध होने लगते हैं। इसी को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक युद्ध कितने, 3 हुए थे। तीनों मैंने सारणी बना दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कर्नाटक युद्ध। पहले भारत में स्थिति जान लीजिए, ये कर्नाटक युद्ध की स्थिति, कहाँ पे कौन शासन कर रहा है। तो मुगल साम्राज्य एकदम कमजोर हो चुका था। ये कब की बात कर रहे हैं हम, 1746 की। तो मुगल साम्राज्य एकदम कमजोर हो चुका था। औरंगजेब जब मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद और मुगल साम्राज्य एकदम धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ता है, एकदम कमजोर हो जाता है। और सभी जो रियासतें थी, छोटे छोटे जो राज्य थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। इधर कर्नाटक, इधर हैदराबाद है, इधर बंगाल, इधर महाराष्ट्र, मराठा जो थे यहाँ पर अपने आप को, इधर पंजाब, ये सभी छोटे छोटे राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। इसी क्रम में कर्नाटक युद्ध शुरू होता है। तो कर्नाटक का उस समय नवाब कौन था, कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था। ये कर्नाटक युद्ध सेम यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अगर पूछा जाएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुए, किस कारण क्या था इसका, और किस संधि के द्वारा समाप्त हुए, लेकिन आपको ये जानना होगा कि किस लिए लड़ा गया। ठीक है, तो आज हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले यहाँ पे स्थिति देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है मद्रास। मद्रास में अंग्रेज शासन कर रहे थे। कौन कर रहा था, अंग्रेज कर रहे थे। और पांडिचेरी में फ्रांसीसी बैठे हुए थे व्यापार के लिए। ठीक है, तो अंग्रेज का गवर्नर कौन था, अंग्रेज का गवर्नर था निकोलस मार्श। निकोलस मार्श था अंग्रेजी गवर्नर, निकोलस मार्श। और फ्रांसीसी गवर्नर था पांडिचेरी में डुप्ले। वही डुप्ले है जिसको सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। तो मद्रास में अंग्रेज थे, अंग्रेज का गवर्नर था निकोलस मार्श, और पांडिचेरी में फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। और यहाँ कर्नाटक में किसका शासन था, अनवरुद्दीन का। इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो आइए देखते हैं तीनों कर्नाटक युद्ध, आप अपने फिंगर टिप्स पे रखेंगे। देखिए ये क्रम लिखा हुआ है, पहला कर्नाटक, दूसरा कर्नाटक, तीसरा कर्नाटक युद्ध। यहाँ पे समय लिखा हुआ है, यहाँ पे कारण लिखा हुआ है, यहाँ पर संधि, किस संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति हुई। तो देखते हैं पहला युद्ध। पहला युद्ध शुरू होता है 1746 में और चलता है कब तक, 1748 तक। 3 वर्ष यानी कि 46, 47, 48, 3 साल चलता है प्रथम कर्नाटक का युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ठीक 1 साल बाद 1749 से 1754 तक। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक। तो आपको ये याद हो गया होगा। पहला कर्नाटक युद्ध, आप बोलते रहिए, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला है। दूसरा कर्नाटक युद्ध ठीक 1 साल बाद 1749 से 1754 तक। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक। तो आपको याद हो गया आसानी से। अब बात करते हैं इसका कारण क्या था। तो पहले कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। यूरोप में एक देश पड़ता है ऑस्ट्रिया, वहां पर जो शासक था उसकी डेथ हो जाती है और उसकी पुत्री थी, उसी के उत्तराधिकार के लिए युद्ध चलता है वहां यूरोप में, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच, ब्रिटिश के बीच। तो ऑस्ट्रिया का कारण, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार पहले युद्ध का कारण था। और बात करते हैं दूसरे युद्ध का कारण। तो ये कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार का मामला यहाँ चल रहा था भारत में। और तीसरे युद्ध का कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो गई थी, तो भारत में आपस में कंपनियां लड़ने लगती थी। तो तीनों कारण, पहला
पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, और आप बोलते रहिएगा, दूसरे युद्ध का कारण था कर्नाटक और हैदराबाद की का उत्तराधिकार, और तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। अब बात करते हैं संधि की। तो पहले युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? कई बार मैचिंग में पूछा जाता है, कई बार वैसे भी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे एक्सलासापल या एलासापल की संधि हुई 1748 में। कब होती है? 1748 में। एलासापल या इसी को एक्सलासापल की संधि के नाम से जाना जाता है। तो इसके द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, तो पांडिचेरी की संधि होती है। कब होती है? 1754 में होती है। तो इसके द्वारा दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। बात करते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध की, तो पेरिस की संधि होती है 1763 में। इसके द्वारा तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। तो आसानी से याद हो गया होगा आपको। पहले कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्सलासापल की संधि 1748 में। दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब होती है? 54 में होती है, 1754 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा। और तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो पेरिस की संधि 1763 में होती है। इसके द्वारा तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। तो हम तीनों युद्ध देख चुके। अब देखिए, यहां पर पूछा जाता है युद्ध, सेंट थॉमे का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है? तो सेंट थॉमे का युद्ध जुड़ा हुआ है प्रथम कर्नाटक युद्ध से। फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब के बीच होता है। इन दोनों युद्ध को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। बाकी आप याद रखिए कि अंबूर का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है, और वांडीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में जानेंगे। तो होता क्या है वहां पर? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार 1740 में, ये जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार है ये 1740 में 1740 में क्या होता है? वहां यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और अंग्रेजों के बीच तनातनी का माहौल बनता है। थोड़ा थोड़ा युद्ध की स्थिति बनती है वहां पर। ये दोनों देश आपस में वहां यूरोप में तनातनी का माहौल था, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। 1746 आते आते ये बात पता चलती है यहाँ भारत में पता चलती है कि भाई वहां पर दोनों देश आपस में युद्ध करने की स्थिति पे हैं, युद्ध होने वाला है। तो यहाँ पर मद्रास में कौन था? अंग्रेज, और पांडिचेरी में फ्रांसीसी थे। मद्रास का गवर्नर निकोलस मार्श था जो कि अंग्रेज था, और पांडिचेरी में था डुप्ले जो कि फ्रांसीसी था। डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जब इसको ये बात पता चलती है तो ये दोनों आपस में मिलते हैं, निकोलस मार्श और डुप्ले। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं कि यार वहां पे युद्ध हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग व्यापार करने आए हैं, व्यापार करेंगे अपना। निकोलस कुछ ठीक तरीके से जवाब नहीं देता है, तो डुप्ले आता है, फिर सीधा बैठ जाता है अपने पांडिचेरी में। तो इसको पता चलता है कि वहां से ब्रिटेन से एक सहायता भेजी जाती है निकोलस मार्श के लिए। ब्रिटेन से एक सहायता भेजी जाती है निकोलस मार्श के लिए। वो सहायता देने के लिए गवर्नर को भेजते हैं जिसका नाम था बर्नेट, कैप्टन बर्नेट। आप बर्नेट याद रखिए। कौन आता है? बर्नेट। बर्नेट था अंग्रेज, ये अंग्रेज की साइड से आता है बर्नेट। बर्नेट आता है अंग्रेज की तरफ से, किसकी सहायता के लिए? निकोलस मार्श की सहायता के लिए। और इधर डुप्ले को ये बात पता चलती है, तो ये डुप्ले जो है अपने बैकअप के लिए किसको बुलाता है? आप देखेंगे विश्व मैप में, आप देखिए तो अफ्रीका के तट पर एक देश है मॉरिशस। मॉरिशस, अफ्रीका के तट पर एक है देश मॉरिशस। मॉरिशस में कौन बैठा था? मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर था एक जिसका नाम था ला ब्रूडेन। क्या नाम था? ला ब्रूडेन। आप नाम याद रखिएगा, ला ब्रूडेन। ला ब्रूडेन फ्रांसीसी गवर्नर यहाँ पर मॉरिशस में शासन था। तो डुप्ले जो है पत्राचार के माध्यम से ला ब्रूडेन को बुला लेता है अपनी सहायता के लिए। इधर अंग्रेज आता है बर्नेट, इसने जो है फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। रास्ते में कुछ फ्रांसीसी जहाज इसको दिखते हैं, और अंग्रेज कैप्टन जो था बर्नेट, ये जो है कब्जा कर लेता है, उनको तोड़ देता है। और इधर डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, और ये ला ब्रूडेन, इसकी सहायता के लिए ला ब्रूडेन पहुंच जाता है, और ये दोनों मिल करके मद्रास पर
कब्जा कर लेते हैं, अटैक करके मद्रास पर कब्जा कर लेते हैं। तो पहले युद्ध की शुरुआत किसने की? बर्नेट अंग्रेज ने की। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, खैर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बर्नेट ने क्या किया, पहले आप यहाँ देखिए। बर्नेट ने क्या किया कि फ्रांसीसी जहाज को कब्जे में ले लिया, फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया, फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा ये करता है बर्नेट। फिर उसके बाद यहाँ पे पांडिचेरी में बैठा था डुप्ले और इधर से जाता है ला ब्रूडेन, ये दोनों मिलकर डुप्ले प्लस ब्रूडेन, डुप्ले प्लस ब्रूडेन ने मिलकर मद्रास पर कब्जा कर लिया, मद्रास पर कब्जा कर लिया, मद्रास पर कब्जा। बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा किया और इधर डुप्ले और ब्रूडेन ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। अब मद्रास पर किसका अधिकार हो गया? तो फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, ला ब्रूडेन कहता है, जब ये मद्रास को जीत जाते हैं तो ला ब्रूडेन कहता है कि कुछ पैसा वैसा लेकर इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन डुप्ले बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसने कहा कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है। तो ला ब्रूडेन लालच में आकर के अंग्रेजों से 4 लाख पाउंड ले लेता है। कितना? 4 लाख पाउंड ले करके वो यहां से चला आता है मॉरिशस। कब्जा करने के बाद 4 लाख पाउंड लेकर, लालची व्यक्ति था, ये पहुंच जाता है मॉरिशस, 4 लाख पाउंड लेकर मॉरिशस चला गया। अब मद्रास में बसता है डुप्ले अकेले। अंग्रेज फिर आक्रमण करते हैं और मद्रास को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो क्या होता है, मद्रास पुनः अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों का कब्जा, ऐसे लिखिए, पुनः अंग्रेजों का कब्जा होता है। मद्रास पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा। तो आप देख रहे हैं, कभी मद्रास फ्रांसीसी के कब्जे में, कभी अंग्रेज के कब्जे में। फिर उसके बाद क्या होता है, मद्रास पर किसका कब्जा हो गया? फिर से अंग्रेज का कब्जा हो गया। तो ये फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था, ये सहायता आता है इसके पास, कर्नाटक के नवाब के पास, अनवरुद्दीन के पास। किसके पास आता है? अनवरुद्दीन के पास। ये कहता है कि आप कुछ उसमें हस्तक्षेप मत करिएगा, मैं जो है मद्रास पर अपनी तोपें चलाने जा रहा हूं, आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अनवरुद्दीन से कहता है डुप्ले। और मद्रास जीतने के बाद डुप्ले कहता है अनवरुद्दीन से, करना मद्रास को जीतने के बाद मद्रास आपको दे दिया जाएगा। अनवरुद्दीन मान जाता है और परिणाम क्या होता है, पांडिचेरी से डुप्ले जो है आक्रमण करता है, तोपें चलाता है मद्रास पर और पुनः जो है मद्रास को अपने कब्जे में ले लेता है। तो मद्रास पर अब फिर किसका अधिकार हो गया? आप पॉइंट वाइज पॉइंट डाउन नोट डाउन करते रहिएगा। मद्रास पर किसका अधिकार फिर से होता है? मद्रास पर फिर फ्रांसीसी आ जाते हैं, मद्रास पर फ्रांसीसी फिर कब्जा कर लेते हैं, मद्रास पर फ्रांसीसी का कब्जा हो जाता है। फिर से फ्रांसीसी मद्रास पर आ जाते हैं। फाइनली जब मद्रास पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो जाता है, जब ये बात पता चलती है अनवरुद्दीन को, तो अनवरुद्दीन अपने लड़के को भेजता है जिसका नाम था महफूज खान। महफूज खान को यहाँ पर भेजता है मद्रास और डुप्ले से कहता है कि चलो अब हटो, अब ये बात हुई थी कि आप जीतने के बाद हमें दे देंगे। लेकिन डुप्ले अपनी बात से मुकर जाता है, डुप्ले जो है अपनी बात से मुकर जाता है और मना कर देता है मद्रास को देने से। डुप्ले अपनी बात से मुकर जाता है और मना कर देता है मद्रास को देने के लिए। फिर क्या होता है, अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच एक युद्ध होता है, जिस युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है। तो सेंट थोमे का युद्ध होता है, जब ये मुकर जाता है तो सेंट थोमे का युद्ध होता है। कब होता है? 1748 में। इसमें कौन कौन, एक तरफ फ्रांसीसी थे, और दूसरी तरफ कौन था? कर्नाटक का नवाब था। अब कह लीजिए कर्नाटक के नवाब
अनवरुद्दीन के साथ या उसके लड़के महफूज खान के साथ, तो ज्यादा सही रहेगा कर्नाटक के नवाब के साथ, कर्नाटक के नवाब के साथ, कर्नाटक के नवाब के साथ और फ्रांसीसियों के साथ सेंट थॉमे का युद्ध होता है 1748 में। और इधर यूरोप में क्या होता है कि एक संधि हो जाती है 1748 में, एला सापल या एक्सला सापल। 1748 में यूरोप में एक संधि होती है एक्सला सापल। इसमें निर्णय लिया जाता है कि जिसने भी जितना क्षेत्र जिसका जीता हुआ है उसको वो दे दे। ये संधि के तहत दोनों में समझौता होता है। तो फिर क्या होता है, परिणाम ये निकलता है कि जो डुप्ले जो है फ्रांसीसी मद्रास पर कब्जा किए थे, पुनः अंग्रेजों को मिल जाता है मद्रास फिर से, और अनवरुद्दीन अपनी जगह कर्नाटक में रहता है। और इधर यूरोप में अमेरिका में एक जगह है लुई, अमेरिका में एक जगह है लुई, उस पर जो है ये फ्रांसीसियों की थी, अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो फ्रांसीसियों को मिलता है कहाँ, यूरोप में, यूरोप में मिलता है लुई। और यहाँ पर जो फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था मद्रास पर, ये मिलता है अंग्रेज को। कर्नाटक में यथा स्थिति वही बनी रहती है, अनवरुद्दीन अपना वही शासन कर रहा है। तो जिसने जो लिया था, जो जहां पहले था यथा स्थिति वही फिर से बन जाती है। तो परिणाम कुछ नहीं निकलता, यथा स्थिति वैसे बन जाती है। फाइनली मद्रास उसको मिल जाता है, पांडिचेरी फ्रांसीसी जो जहां था स्थिर। आप समझिए कि जो जैसे था पहले वैसे ही रहता है। इसी को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का मामला था, इसका कारण था संधि होती है एक्सला सापल की संधि 1748 में। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है पॉइंट, बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जल, ये अगर देखा जाए तो ये भारत में तत्कालिक कारण है, इस युद्ध के भारत में तत्कालिक कारण है। बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जलपोतों का कब्जा और डुप्ले और ब्रूडेन द्वारा मद्रास पर कब्जा, इन्हीं दोनों के द्वारा। अगर बर्नेट ना आता और फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा ना करता तो युद्ध कैसे होता है यहाँ पर। और फिर उसके बाद जब इसने शुरू कर दिया तो डुप्ले और ब्रूडेन ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। जाहिर सी बात है युद्ध होना तय है। तो इसमें कौन सा युद्ध होता है, सेंट थोमे का युद्ध होता है। इसी को अडयार का युद्ध भी कहा जाता है, अडयार, आप याद रखेंगे अडयार, क्योंकि एक यहाँ पर नदी बहती, सेंट थोमे जगह थी, यहाँ पर एक नदी थी जिसका नाम था अडयार। तो अडयार का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है, सेंट थोमे का युद्ध हो या अडयार का युद्ध हो। सेंट थोमे का युद्ध किससे जुड़ा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध से। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मद्रास में अंग्रेज थे, पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, यहाँ कर्नाटक में किसका, अनवरुद्दीन का शासन था। और मुगल सत्ता एकदम से कमजोर हो चुकी थी, सभी जो छोटे छोटे राज्य थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे थे। तो इसका परिणाम क्या निकला, कुछ नहीं, जो जैसे था वहां पर यथा स्थिति उसकी बनी रहती है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध काफी विस्तार से पढ़ेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों क्लास कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों को चैनल शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।